Record progress. कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात कर रहे थे कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। अब क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, मेन बात यही आ रही है। ठीक है कि आपके प्रोग्राम को पता कैसे चल रहा है कि आपका जो भी डेटा है। मेरी बात सुनना कि अपन कौन सी लैंग्वेज समझते हैं। जो मैं कौन सी लैंग्वेज समझ रहा हूँ, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज समझता हूँ। अरे मैं कौन सी लैंग्वेज समझता हूँ, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हिंदी इंग्लिश कुछ भी जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँगा उस स्टेट की मैं लैंग्वेज समझता हूँगा। वैसे ही कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, जीरो और वन। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, जीरो और वन। अब बात आती है कि मेरी बात सुनिएगा, कि मैं ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज समझता हूँ और कंप्यूटर जो है वो जीरो और वन लैंग्वेज समझता है। कि या तो आउट मतलब जो उसको इनपुट चाहिए जीरो और वन के फॉर्म में चाहिए, यानी कि बाइनरी फॉर्म में चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए, बाइनरी फॉर्म में चाहिए। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं अपना बिहेवियर चेंज करूंगा क्या? नहीं, मैं अपना बिहेवियर चेंज नहीं करूंगा कि नहीं यार मुझे हिंदी इंग्लिश समझ में आती है, बस मैं वही लैंग्वेज पे वर्क करूंगा। कंप्यूटर ऐसे जैसे मैं अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा हूँ, वैसे कंप्यूटर अपना बिहेवियर चेंज करेगा क्या? कंप्यूटर भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेगा। और मतलब कंप्यूटर को कभी जीरो वन समझ में आती है तो कंप्यूटर क्या करेगा, जीरो वन पे ही वर्क करेगा, जीरो वन वाली लैंग्वेज पे ही काम करेगा। तो जब कंप्यूटर भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा है, मैं भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो अब तीसरा सॉल्यूशन क्या निकलेगा इसका? मेरी बात सुनिएगा, मैं कौन सी लैंग्वेज समझता हूँ, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हिंदी इंग्लिश ये सब ठीक है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ रहा है, जीरो और वन। अब ना कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज चेंज कर रहा है, नहीं भाई मेरे को जीरो वन समझ में आती है, तेरे को कुछ बात बोलनी है तो जीरो वन के फॉर्म में बोल, नहीं तो मत बोल। कंप्यूटर डायरेक्टली बोलता है। तो हम भी बोलते हैं कि भाई हमको भी हिंदी इंग्लिश समझ में आती है, अब हम तेरे लिए जीरो वन वाली लैंग्वेज कहाँ से सीखने बैठेंगे? तो इसका भी सॉल्यूशन निकला। इसके सॉल्यूशंस दो आए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। आपने जो भी कोड लिखा है, फॉर एग्जांपल कि मैंने कल यहाँ लिखा था प्रिंट एफ वाला कोड, ये वाला कोड लिखा था अपन ने। क्या लिखा था, प्रिंट एफ एंजॉय सी लैंग्वेज विद अभिषेक, ये लिखा था ठीक है। अब ये कोड डायरेक्टली कंप्यूटर के पास नहीं गया होगा, मतलब आपके सिस्टम में आप जो आउटपुट देता है मतलब कंप्यूटर कंप्यूटर के पास नहीं गया होगा। ये कोड गया होगा आपके कंपाइलर के पास। किसके पास गया होगा, कंपाइलर के पास। अब आपका कोड कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर ने क्या किया कि एक मीडिएटर की तरह वर्क किया। कंपाइलर ने किसकी तरह वर्क किया, मीडिएटर। कंपाइलर को ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज प्लस में, मतलब जो भी अपन सी की कोडिंग कर रहे हैं ये वाली लैंग्वेज प्लस में बाइनरी लैंग्वेज दोनों समझ में आती है। कंप्यूटर को दोनों मतलब कंपाइलर को दोनों लैंग्वेज समझ में आती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और जो भी जीरो वन की लैंग्वेज ठीक है। तो कंपाइलर ने अपना जो इनपुट था वो अपने अंदर ले लिया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और कंप्यूटर को दिया। उन्हें बोला ले तेरे को जीरो वन के फॉर्म में लैंग्वेज चाहिए थी ना, ये ले तेरे जीरो जीरो वन के फॉर्म में इनपुट मैंने तेरे को दे दिया, ले अब इसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट दे दे। तो कंप्यूटर क्या करेगा, जीरो वन के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करेगा उस इनपुट का। और वो आउटपुट किसके पास जाएगा, पहले कंपाइलर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, कंपाइलर के पास। और कंपाइलर उसे वापिस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करके उस आउटपुट में अपन को शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में कितना टाइम कंज्यूमिंग लगता है, लेकिन ये प्रोसेस ऐसी होती नहीं है। अपन डायरेक्टली एक बार कंपाइल रन कर देते हैं और अपना आउटपुट अपन को दिख जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंजॉय सी लैंग्वेज विद अभिषेक। अब इसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग दिखा क्या, बट इंटरनली ये प्रोसेस चलती है कि अपना जो इनपुट है वो कंपाइलर के पास जाएगा, वो जीरो वन की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसे कंप्यूटर को देगा। कंप्यूटर एक डिजायरेबल आउटपुट आपको देगा। कंप्यूटर क्या करेगा, डिजायरेबल आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। और डिजायरेबल आउटपुट किसको देगा, मतलब डिजायरेबल आउटपुट कंपाइलर को प्रोवाइड करेगा। और वो जो आउटपुट रहेगा कंप्यूटर जो दे रहा है आउटपुट कंपाइलर को, वो किस फॉर्म में होगा, जीरो वन के फॉर्म में होगा। और वो जो जीरो वन का आउटपुट कंपाइलर के पास है वो उसे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करके आपके कंसोल में प्रिंट करा के देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, कंपाइलर और इंटरप्रिटर। और इन दोनों का काम सेम रहता है, मतलब जहां पर मैं कंपाइलर बोल रहा हूँ वहां पर बस आप इंटरप्रिटर लगा दीजिए। बस फर्क दोनों में एक एक चीज का बहुत सॉलिड फर्क है। अब देखिए, मैंने बताया था कि आपकी एक एरर्स भी आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेमी कॉलम नहीं लगाया तो आपको एक एरर मिलेगी, जैसे कि मैंने यहाँ सेमी कॉलम नहीं लगाया तो आपको एरर मिली। तो सर आपने बोला कि कंपाइलर जो है, कंपाइलर और इंटरप्रिटर वो क्या करते हैं कि आपकी जो एक मीडिएटर की तरह वर्क करते हैं, यानी कि किसी और ने मुझे कुछ कहा उसको मैंने कन्वर्ट करके किसी और को मैंने समझाया ठीक है। अब यहाँ पर ये लोग एरर चेकिंग का काम भी करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपकी सिंटेक्स में क्या गलती है, वो भी कंपाइलर और इंटरप्रेटर बताता है ठीक है। लेकिन अपन मोस्टली सिर्फ कंपाइलर का यूज करते हैं। तो सर आपने बोला कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जब काम सेम है तो अपन कंपाइलर का यूज क्यों करते हैं?
तो मैंने बताया कि मेरी बात सुनना, कंपाइलर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंटेड हाय प्रिंटेड हेलो, आप इतनी सारी लाइन ऑफ कोड लिखा, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक, यहाँ पर एरर है, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, और एक यहाँ पर एरर है, ठीक है। अब मैंने इसको किया, देखो कंपाइलर आपकी दो एरर्स बता रहा है, कितनी बता रहा है, एक ये वाली एरर और एक ये वाली एरर, यानी कि अपन ने देखो गलतियां भी दो की है। यहाँ पर भी एक सेमीकोलन नहीं लगाया और यहाँ पर भी सेमीकोलन नहीं लगाया, और कंपाइलर भी आपकी सिर्फ दो ही गलती बता रहा है कि भैया आपने सिर्फ दो गलतियां करके रखी है। बट यहाँ पर कभी इंटरप्रिटर होता, कभी यहाँ पर इंटरप्रिटर होता ना, तो पहले वो बताता कि आपकी जो लाइन नंबर 6 है ना उसमें गलती है, ठीक है, पहले उसे सोल्व करो, उसके बाद नेक्स्ट एरर होगी ना तो मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपाइलर है जितनी भी एरर से ना, जितनी भी एरर से वो आपके सामने रख देता है कि ले भाई इतनी एरर से तेरे प्रोग्राम में, अब तू सोल्व करा कर। लेकिन इंटरप्रीटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रीटर क्या करता है कि आपकी कभी लाइन नंबर, कभी 10 लाइन में भी गलती है ना, तो पहले वो कहेगा कि पहली लाइन की गलती को आप सोल्व करो, उसके बाद मैं आपको दूसरी लाइन में भेजूंगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस क्या हो रही है, टाइम कंज्यूमिंग हो रही है, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसेस क्या हो रही है, टाइम कंज्यूमिंग हो रही है, ठीक है। रिटर्न जीरो के बिना, ये मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा कंपाइलर इंटरप्रेटर बता दो, उसके बाद रिटर्न जीरो के बिना मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये प्रोसेस कैसी हो रही है, टाइम कंज्यूमिंग हो रही है। टाइम कंज्यूमिंग हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनना, इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपकी एरर्स बता रहा है कि नहीं यार इसकी एरर सोल्व कर, उसके बाद मैं ये एरर आपको दूंगा। लेकिन कंपाइलर क्या कर रहा है कि ले भाई ये जितनी भी एरर्स है ना तो इसे सोल्व करा कर, मैंने देखो सारी एरर्स दे दी, मेरा काम खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरप्रेटर ने आपको सारी एरर्स दे दी, आप उसे सोल्व कर लो, लेकिन सॉरी कंपाइलर ने आपको सारी एरर्स दे दी, आप उसे सोल्व कर लो, लेकिन इंटरप्रेटर क्या बोल रहा है कि नहीं है भाई तू पहले ये वाली एरर सोल्व कर, उसके बाद कोई एरर होगी तो मैं तुझे दूंगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर बार प्रोग्राम चेकिंग हो रहा है, मतलब हर, मतलब आपने जब भी एरर सोल्व की आपको वापस से कंपाइल करना पड़ेगा, यानी कि इंटरप्रेटर में वापस से कॉल जाएगा और बार बार वो प्रोग्राम को चेक करता रहेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है और ये टाइम कंज्यूमिंग हो रही है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में सबसे मेन डिफरेंस है टाइम कंज्यूमिंग का। कंपाइलर कम टाइम कंज्यूमिंग रहता है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, ठीक है। चलिए, तो आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, हाँ या ना। बोलो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, आ गया, आगे बढ़े। चलो, अब आपका एक क्वेश्चन था, किसका था ये, सोनल अग्रवाल का। सोनल अग्रवाल का एक क्वेश्चन आया है कि बट सर यहाँ रिटर्न जीरो के बिना रन कैसे हो सकता है। तो रिटर्न जीरो के बिना रन कैसे हो सकता है, सोनल मैम आप का फर्स्ट लेक्चर आपने अटेंड किया था क्या, हाँ कि ना, हम बता दो, कल का लेक्चर आपने अटेंड किया था क्या। वहां पर मैंने आपको बताया था कि अपनी जो सी लैंग्वेज है ना वो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें आपको कोई जरूरी नहीं देता कि आप रिटर्न टाइप लगाओ या नहीं लगाओ, जैसे कि यहाँ पर मैंने वॉइड लगाया है। वॉइड क्या है, नो रिटर्न। वॉइड का मतलब ही क्या होता है, चलो मैं आपको वॉइड का मतलब बताता हूँ। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न, यानी कि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हो। हाँ, इसकी जगह में कभी इंट लगा देता, वॉइड की जगह में क्या लगा देता, इंट लगा देता। तो यहाँ पर आप डेटा टाइप लगा रहे हो। डेटा टाइप अपन आगे बढ़ेंगे क्या होता है, डेटा टाइप अपन आगे पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप अपन पढ़ेंगे। तो डेटा टाइप में देखो, ये जो वॉइड है ना, ये वॉइड एक नॉन रिटर्न वैल्यू रहती है, मतलब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हो तो रिटर्न जीरो लगाने का कोई भी सेंस नहीं है। आगे समझ में, हाँ कि ना, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब चलो, ये बात तो हो गई, ये वाला कंपाइलर इंटरप्रेटर समझ में आया कि नहीं, कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है, अरे हाँ कि ना। चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये कंपाइलर है, ये आप नोट्स में काम आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा, मेरे यूट्यूब चैनल पे कल की रिकॉर्डिंग डाल दी है मैंने यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए, ये इंटरप्रीटर है, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आपके नोट्स के लिए ठीक रहेगा, बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की, कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सर व्हाट इज डेटा टाइप्स। देखो नाम से ही बोल रहा है डेटा टाइप, यानी कि डेटा का टाइप, यानी कि डेटा का टाइप क्या है, ऑब्वियसली। कि सर डेटा का टाइप मतलब समझ में ना, डेटा का भी टाइप होता है, मैंने बोला हाँ भैया डेटा का टाइप होता है।
डेटा का टाइप क्या होता है सर? तो डेटा का टाइप यानी कि इन द सेंस कि डेटा किस टाइप का, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ले लिया 4,5,6, ये कौन सी टाइप की वैल्यू है? ये है आपकी इंटीजर टाइप की वैल्यू। ये किस टाइप की वैल्यू है आपकी? इंटीजर टाइप की वैल्यू है। यानी कि ये देखो 2 4 यानी कि न्यूमरिक वैल्यू, न्यूमरिक वैल्यू का जो डेटा टाइप है वो क्या रहता है? इंट रहता है। जो न्यूमरिक वैल्यू है उसका डेटा टाइप क्या होगा? इंट होगा। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या बताता है? मेनली इट शो द टाइप ऑफ द डेटा, कि डेटा आपका किस टाइप का है। तो सर मेनली कितने डेटा टाइप्स होते हैं? अपन मेनली बताओ 4 से 5 डेटा टाइप्स का यूज करते हैं जो पूरे सी प्रोग्राम में काम आ जाते हैं। ठीक है, एक होता है देखो इंट, जिसका डेटा टाइप क्या रहता है? इंट रहता है। ये जो न्यूमरिक वैल्यू है ना, ये इंटीजर में काउंट होती है और इसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। ठीक है, अब न्यूमरिक में एक और वैल्यू होती है डेसिमल टाइप की, जैसे कि 5.2 हो गया, 8.4 हो गया। ये किस टाइप की वैल्यू है? फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू। फ्लोटिंग टाइप यानी कि देखो ना पॉइंट में, यानी कि फ्लोट कर रही है वैल्यू, क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है, तो इसे अपन फ्लोटिंग टाइप वैल्यू बोलते हैं। किस टाइप वैल्यू बोलते हैं? फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। और ये फ्लोटिंग टाइप वैल्यू का जो डेटा टाइप है वो क्या आएगा? फ्लोट आएगा। क्या आएगा? फ्लोट आएगा। ठीक है, ये आया कि नहीं आया समझ में? अब सर आपने तो ये सारी न्यूमरिक वैल्यू बताई, तो अल्फाबेट्स का भी कोई डेटा टाइप होता है कि नहीं होता है? जी हाँ, मैंने को बोला कि अल्फाबेट्स का भी डेटा टाइप होता है। तो सर अल्फाबेट्स का डेटा टाइप्स क्या होता है? तो देखो अल्फाबेट जो रहते हैं वो किस चीज में काउंट होते हैं? कैरेक्टर्स में काउंट होते हैं। किस चीज में काउंट होते हैं? कैरेक्टर्स में। और इनका जो डेटा टाइप रहता है वो क्या रहता है? कैर रहता है। क्या रहता है इनका डेटा टाइप? कैर रहता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। जो चीजें फ्लोट नहीं ले पाता, यानी कि पॉइंट्स के बाद, जैसे कि मैंने मान लो 5.25, बस ये फ्लोट की लिमिट के बाहर है कि नहीं सर? ये सारी चीजें भी मैं स्टोर कर सकता हूँ लेकिन एक हद तक, जैसे कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू 28589, इतनी बड़ी फ्लोट शायद ही वैल्यू स्टोर करा पाएगा। ठीक है, अपने अंदर। तो जो चीज फ्लोट नहीं ले पाता, जो चीज फ्लोट नहीं ले पाता, जो चीज मतलब जो पॉइंट्स वाली वैल्यू फ्लोट अपने अंदर स्टोर नहीं करा पाता, उसे स्टोर करने के लिए अपन डबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डबल का। यानी कि पॉइंट के बाद कुछ ज्यादा वैल्यूज है तो उसके लिए जो डेटा टाइप है वो डबल है। उसका जो डेटा टाइप है वो क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, अरे डेटा टाइप समझ में आया कि नहीं आया? इट्स शो द टाइप ऑफ द डेटा, यानी कि डेटा किस टाइप का है। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ, हाँ कि ना, थम लगा बता दो। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। तुम वापिस रिपीट करूँ क्या? वापिस रिपीट करूँ कि नहीं? इधर कितने जने हैं? सोनल हो गया। करूँ कि नहीं करूँ रिपीट? वापिस आगे बढ़े? चलिए देखते हैं। अब ये था डेटा टाइप का। डेटा टाइप नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, मैं वापस समझा दूंगा। देखो ये डेटा टाइप्स होते हैं। अब डेटा टाइप्स के भी देखो टाइप्स होते हैं। एक होता है बेसिक, जो यानी कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप अपन जिसे भी बोलते हैं। कौन सा? प्री डिफाइंड। जैसे मैंने अभी पढ़ा, इंटीजर होता है एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप, कैरेक्टर होता है, फ्लोट होता है और डबल होता है। ये होता है प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। और एक होता है ड्राइव डेटा टाइप। कौन सा होता है? ड्राइव डेटा टाइप। देखो प्री डिफाइंड यानी कि पहले से डिफाइंड किए गए, यानी कि जिनका एग्जिस्टमेंट पहले से है। ड्राइव डेटा टाइप यानी कि उन प्री डिफाइंड डेटा टाइप से जो अपन बनाते हैं उसे अपन ड्राइव डेटा टाइप बोलते हैं। मतलब उन प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स का यूज करके मैंने जिसे बनाया उसे अपन ड्राइव डेटा टाइप्स बोलते हैं। ठीक है, फिर होते हैं एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यानी कि यूजर जो अपने सहूलियत के लिए, यानी कि अपने लिए जो डेटा टाइप्स बनाया उसे अपन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है वैल्यूलेस। वैल्यूलेस यानी कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि जो जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है, उस डेटा टाइप को मैं वॉइड बोलता हूँ, वॉइड। और ये वैल्यूलेस डेटा टाइप्स कहलाते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? अरे आगे समझ में। चलो अब देखते हैं कीवर्ड्स, कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से डिफाइंड होता है अपने सी कंपाइलर में। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स इज अ रिजर्व वर्ड्स whose मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सी कंपाइलर। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सी का कंपाइलर है, मतलब सी लैंग्वेज है, उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स है वो ऑलरेडी डिफाइंड किए गए, मतलब पहले से डिफाइंड है वो कीवर्ड्स। ठीक है, जब वो कीवर्ड्स पहले से डिफाइंड है तो उनका कुछ ना कुछ वर्क होगा। और वो वर्क अपन स्टेप बाय स्टेप पूरे सी प्रोग्राम में देखेंगे कि उन कीवर्ड्स का क्या मतलब है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइन किया गया है। ठीक है,
और टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं सर? तो टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, और ये 32 कीवर्ड्स ये है। अपन जैसे जैसे सी की प्रोग्रामिंग करेंगे वो आपको कीवर्ड दिखते जाएंगे, जैसे जैसे अपन सी के कोड लिखेंगे ना, ये सारे कीवर्ड्स का अपन यूज करेंगे, ठीक है। ये आपके सारे उसके लिए है। ये आप सारी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नहीं तो आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। सर वेरिएबल्स क्या होते हैं बताइए। तो वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी दैट होल्ड द वैल्यू। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया कि आपने मतलब समझाइए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तो मेरी बात सुनिएगा, मैंने क्या बोला, इन सी प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी डेट होल्ड्स द वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो डेटा स्टोर होता है, आपका जो डेटा स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है? रैम में जाके स्टोर होता है। आपका जो भी डेटा स्टोर हो रहा है ना, वो किस में स्टोर हो रहा है? रैम में जाके स्टोर हो रहा है। अब रैम में बहुत सारी छोटी छोटी सी मेमोरीज होती है। रैम में क्या होता है? बहुत सारी छोटी छोटी सी मेमोरीज होती है, और उस हर एक मेमोरी का अपना एक एड्रेस होता है। उस हर एक मेमोरी का अपना क्या होता है? एक एड्रेस होता है, जो एड्रेस यूजर को पता नहीं है। अब मेरी बात सुनिएगा, जो एड्रेस यूजर को पता नहीं है, मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो रैम में जाके स्टोर हो रहा है, और रैम की एक मेमोरी में स्टोर हो रहा है। रैम में बहुत सारी छोटी छोटी सी मेमोरीज है, और उस रैम की मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है, बट वो एड्रेस मुझे नहीं पता है। और वो एड्रेस मुझे नहीं पता है कि भाई मेरा जो डेटा है ना वो किस एड्रेस में जाके स्टोर हुआ है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई पार्सल आता है, मतलब आपके घर के लिए निकल तो जाता है वो पार्सल, लेकिन वो किसी और के घर में डिलीवर हो गया। कुरियर मैन क्या करेगा? आपको कॉल करेगा कि भैया मैंने आपका पार्सल डिलीवर कर दिया। तो अपन क्या बोलेंगे? भैया मेरे तक तो कोई पार्सल आया ही नहीं है, तूने भाई किसको दे दिया? तो इससे क्या हो रहा है कि आपको आपका पार्सल मिला क्या? नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ गई, आपको आपका डिजायरेबल आउटपुट नहीं मिला। वैसे ही रैम का सिम रहता है, आपको आपका डेटा पता है क्या कि किस मेमोरी में जाके स्टोर हुआ है? नहीं पता। तो अपन क्या करेंगे? अपन उस पर एक कवर टाइप चिपका देंगे। क्या लगा देंगे? कवर लगा देंगे। किसका कवर लगा देंगे? मेरा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने अपना मतलब जैसे कि आपका जो डेटा है वो किसी भी मेमोरी में, रैम की किसी भी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, उस मेमोरी को मैंने एक कवर टाइप नाम दिया है, और वो नाम मेरी मर्जी का होगा। वो नाम किसकी मर्जी का होगा? वो नाम मेरी मर्जी का होगा। अब भाई घर में किसी का भी नाम कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन अपन ने उसका नाम गोलू रख दिया ना, यानी कि अपन उसको गोलू के नाम से बुलाएंगे, है ना। वो नाम अपन भूलेंगे क्या? नहीं भूलेंगे। भले उसका नाम घर वालों ने कुछ भी रखा वो एक बार भूल जाएंगे, लेकिन अपन ने जो प्यार से नाम रख दिया वो नाम अपन भूलने वाले नहीं है, ठीक है। तो सर डेटा टाइप का डिक्लेरेशन कैसे होता है? मतलब जो वेरिएबल है आप उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं जरा बताइए ना। तो जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है वो ऐसे होता है, देखिए। डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, कि आपको कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है। मतलब क्या हो जाएगा? डेटा टाइप हो जाएगा। डेटा टाइप के बाद वेरिएबल का नेम, कि आपको वेरिएबल का नाम क्या रखना है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहती है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो किसकी मर्जी रहती है? आपकी मर्जी रहती है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, जैसे कि मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अपन ने सिंटेक्स क्या लिखा? आप देखना, डेटा टाइप। डेटा टाइप के आपको क्या बताता है कि आपको जो डेटा लेना है वो किस टाइप का है। डेटा टाइप आपको क्या बता रहा है कि आपको जो डेटा लेना है ना वो किस टाइप का है। सर डेटा मतलब किस टाइप का डेटा, यानी कि अरे भाई अपन ने अभी तो पढ़ा, अपन ने अभी पढ़ा ना कि इंटीजर ये सब, मतलब भाई आप जो डेटा ले रहे हो वो भाई बता तो दो किस टाइप का, न्यूमेरिक वैल्यू है, फ्लोटिंग टाइप है, अल्फाबेट से, या डबल वाली वैल्यू है, ये तो बता दो कि आप जो डेटा डेटा ले रहे हो वो किस टाइप का डेटा है। अरे हाँ कि ना। चलो, तो ये हो गया। एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं इसका, फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है मेनली, मैं आपको सबसे पहले ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है एक आइडेंटिटी की तरह वर्क करता है। इन सी प्रोग्रामिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग्स आर यूज्ड, स्पेसिफायर सॉरी, आर यूज्ड विथ फंक्शन लाइक printf एंड scanf। इसे अपन सी के प्री डिफाइंड फंक्शंस के साथ यूज करते हैं, printf एंड scanf एंड अदर टू स्पेसिफाई फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट और इनपुट। ये क्या बताता है? एक फॉर्मेट बताता है। किसका फॉर्मेट बता रहा है? आउटपुट और इनपुट का फॉर्मेट बताएगा, ठीक है। तो सर इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाया था। मैंने क्या पढ़ाया था? कल वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था
कि हर एक की अपनी आइडेंटिटी रहती है, वैसे ही इन डेटा टाइप्स की भी अपनी आइडेंटिटी रहती है। मैंने क्या बताया था कि हर एक की अपनी एक आइडेंटिटी है, वैसे ही इन डेटा टाइप्स की भी अपनी एक आइडेंटिटी है। इंटीजर की जो आइडेंटिटी रहती है वो परसेंट डी रहता है। इसका मतलब क्या होगा कि कभी आपने इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, कभी आपने इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, तो उसका जो आइडेंटिटी है वो आपको बताना पड़ेगा। उसकी जो आइडेंटिटी है वो आपको बतानी पड़ेगी, और उसकी जो इंटीजर डेटा टाइप है उसकी आइडेंटिटी क्या है, परसेंट डी है। ठीक है। कभी आपने कैरेक्टर डेटा टाइप डिक्लेयर किया है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, परसेंट सी है। कभी आपने फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर किया है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, परसेंट एफ है। और कभी आपने डबल डेटा टाइप डिक्लेयर किया है तो उसकी आइडेंटिटी परसेंट एल एफ है। और ये भी और भी आइडेंटिटी है जिसको ये दिखाया, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपके नोट्स में बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर कल मिल जाएगा, कल आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर आपने थ्योरी तो बहुत पढ़ा दी, कम से कम कुछ प्रैक्टिकल तो बता दीजिए। मैं चलो ना, आप प्रैक्टिकल करते, मना कौन कर रहा है आपको। चलिए तो प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करें। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और ये कौन सा कमेंट है, आप मुझे कमेंट में बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये जो मैंने कमेंट यूज कर रहा हूँ ये कौन सा कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट है या मल्टी लाइन कमेंट है, जल्दी बताओ। चलो जब तक मैं कोड लिखता हूँ। ठीक है भाई, कल जो पढ़ा है कम से कम उसका पता तो चले कि हाँ याद है अभी तक। चलो पहले क्या लिखेंगे, हेडर फाइल क्या है, ये आइडेंटिटी है सी की, कि आप सी की आइडेंटिटी लिखना है। हैश का मतलब क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स। एसटीडी, एसटीडी एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। एसटीडी क्या होता है, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, ठीक है। और डॉटेज एक एक्सटेंशन है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, वॉइड मेन लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, वॉइड मेन। यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी को, राइट। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। वॉइड मेन, ठीक है। अब मुझे डेटा टाइप, डेटा टाइप का सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप का सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप आएगा, फिर क्या आएगा, वेरिएबल नेम। कभी आपको कोई वेरिएबल बनाना है तो क्या आ जाएगा, वेरिएबल नेम। और इक्वल टू और वैल्यू की कौन सी वैल्यू आप स्टोर करा रहे हो, ठीक है। तो सेमी कॉलम, सेमी कॉलम क्या शो करता है, एंड ऑफ द लाइन, यानी कि यहाँ पर ये लाइन खत्म हो गई है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, डेटा टाइप को डिक्लेयर करता हूँ, यानी कि मैं मान लीजिए इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा हूँ। किस टाइप की वैल्यू ले रहा हूँ, इंटीजर। तो इंटीजर का डेटा टाइप क्या रहता है, इंट रहता है। देखो इंटीजर का डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो इंटीजर का डेटा टाइप क्या है, इंट है, तो इंट ले लिया मैंने। उसके बाद क्या जाएगा, वेरिएबल नेम। आप वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने क्या कर लिया, वेरिएबल का नाम ले लिया A1। क्या ले लिया, A1। यानी कि आप A1, चलो ए ले लिया मैंने, वेरिएबल का नाम क्या ले लिया, ए। फिर क्या जाएगा, इक्वल टू, देखो यहाँ पर इक्वल टू लगा है, इक्वल टू आ गया। फिर उसके बाद वैल्यू, यानी कि आपको कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है, आपको कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है। तो जैसे मैंने 5 ले लिया, क्या ले लिया, 5। अब यहाँ पर क्या जाएगा, लाइन को क्लोज कर दो, ये क्या आ गया, सेमी कॉलम। तो सेमी कॉलम से मैंने लाइन को क्लोज कर दिया। मैंने सेमी कॉलम से क्या कर दिया, लाइन को क्लोज कर दिया। अरे आया कि नहीं आया समझ में, हाँ कि ना, तो थम वम कुछ बता दो तो मुझे समझ में आया कि हाँ हमें डेटा टाइप समझ में आ गया, या कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ये बता दो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। आगे समझ में, सोनल और कौन है, कुमावत जी। आया कि नहीं आया समझ में, दर्शिका कुमावत जी। आ गया। चलिए अब देखते हैं। अब मुझे इसको क्या करना है, प्रिंट कराना है। मतलब जैसे कि अब देखो, ये जो 5 है, 5 नाम की वैल्यू क्या हो रहा है, इस ए नाम के वेरिएबल में असाइन हो गई। ये जो इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू कंपैरिजन नहीं कर रहा है कि भाई जो ए के अंदर वैल्यू है वो 5 के इक्वल है कि नहीं, ये कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ये जो सिंगल इक्वल टू है, ये जो सिंगल इक्वल टू लग रहा है, ठीक है। इसे अपन असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जो अपन ऑपरेटर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। बस अभी तो इतना ध्यान रखो कि ये क्या कर रहा है, ये जो आपके मेरे साइड तो ये राइट हैंड है, तो राइट की वैल्यू लेफ्ट में असाइन कर रहा है। वैसे ही कहा जाता है कि लेफ्ट की वैल्यू राइट में असाइन होती है, यानी कि ये आपके तरफ से लेफ्ट वाली वैल्यू होगी। तो देखो ये जो 5 है वो इस ए नाम की मेमोरी में स्टोर हो रहा है। जो ये 5 नाम की वैल्यू है ना, वो इस ए नाम की मेमोरी में स्टोर हो गया। अब मेरी बात सुनना, बच्चा पैदा हुआ, मैंने नाम रख दिया लड्डू, ठीक है। तो मैं बाबू के नाम से तो एक्सेस करूंगा नहीं, मैं किस नाम से करूंगा, लड्डू के नाम से ही एक्सेस करूंगा, है ना। तो वैसे ही 5 नाम का जो आपने, जो 5 नाम की वैल्यू है वो किस में स्टोर करा दी, ए नाम के वेरिएबल में। अब भाई एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे दोस्त को उधार चाहिए था, मेरे दोस्त को क्या चाहिए था, पैसे उधार चाहिए थे। लेकिन पैसे मेरे पास है क्या, नहीं है। मेरे दोस्त को पैसे उधार चाहिए थे लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा,
मैं अपने दूसरे दोस्त से उधार लेके उसे पैसा दूंगा। मेरे दोस्त को पैसा उधार चाहिए था लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने दूसरे दोस्त से पैसा लूंगा और मैं अपने दूसरे दोस्त को दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरी बात सुनना, मैंने जिससे उधार लिया है वो क्या मेरे दूसरे दोस्त को जानता है? अरे जानता भी होगा, चलो मान लो कि वो मेरे दूसरे दोस्त को जानता भी है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम रहेगी, कभी मेरा दूसरा दोस्त पैसा नहीं दे रहा ना तो सामने वाला कॉलर मेरे ही पकड़ेगा। सामने वाला किसकी कॉलर पकड़ेगा? भाई मैं तुझे जानता हूँ, मैंने पैसा तुझे दिया है, मैंने उसको नहीं दिया है, ठीक है। तो पैसा मैं लूंगा भी किससे? तुझसे लूंगा। वैसे ही मैंने यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये 5 नाम की वैल्यू है वो ए नाम के वेरिएबल को दी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सिर्फ ए नाम के वेरिएबल को जानता हूं कि भाई तेरा काम है कि तुझे क्या करना है, उस 5 नाम की वैल्यू को निकाल के देना है। मैं तुझे एक्सेस करूंगा और तेरे अंदर से वो 5 नाम की वैल्यू निकलनी चाहिए। जैसे कि मेरा दोस्त मेरी कॉलर पकड़ेगा क्योंकि भाई तूने किसी को भी पैसा दिलवाया हो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो तुझसे पैसा लूंगा। वैसे ही ये जो 5 नाम की वैल्यू है ना वो ए नाम के वेरिएबल में असाइन हुई है, तो मैं ए नाम के वेरिएबल को एक्सेस करूंगा। अब तू कहीं से भी वो वैल्यू ला के दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे देखा जाएगा तो रैम में एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। रैम में क्या होगा, एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम रहेगा ए। रैम में एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम क्या रहेगा? ए। रैम में एक मेमोरी बन जाएगी जिसका नाम ए रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अपन पीपीटी में देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे देखा जाए 21 आपने क्या किया, एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया। तो जो रैम में मेमोरी बनी है वो किस नाम से बन गई? एक एज नाम के वेरिएबल से वो मेमोरी बन गई, मतलब एज नाम की एक मेमोरी बन गई जिसके अंदर 21 वैल्यू स्टोर है, जिसके अंदर क्या है, 21 नंबर की वैल्यू स्टोर है। अरे यार इसमें, अरे आ रही है चैट पे बता दूँ? यस सर, चलो ठीक है। चलो, तो यहाँ तक समझ में आता कि इस 5 नाम की वैल्यू में 5 नाम की जो वैल्यू वो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई और रैम में जो मेमोरी बनेगी वो ए नाम के वेरिएबल से बन जाएगी, ठीक है। अब मुझे इस मेमोरी को एक्सेस करना है, क्या करना है, इस मेमोरी को एक्सेस करना है। तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, प्रिंट एफ लगा दिया, परसेंट डी। अब मैं देखो, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, डेटा टाइप का इंटीजर, तो इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? परसेंट डी होगा। मैंने क्या बताया था, इसकी आइडेंटिटी, यानी कि आप कभी इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हो तो आपको जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंट डी लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया है तो मैं इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है यानी कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो परसेंट डी लूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया परसेंट डी, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेना है परसेंट डी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दोगे, डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक कोमा लगा दोगे, डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक कोमा लगा दोगे, ठीक है। अब अब किस ये परसेंट डी है, ये तो पूछेगा ना आपसे कंपाइलर कि भाई ये परसेंट डी किसका है। तो मैं कहूंगा कि ये जो परसेंट डी है ना इस ए नाम के वेरिएबल का है। किस नाम के वेरिएबल का है? इस ए नाम के वेरिएबल का है। तो मैंने यहाँ पर ए लगा दिया और यहाँ पर सेमी कॉलम क्या लगा दिया? सेमी कॉलम। चलो चला के देखते हैं। तो क्या आ गया देखो, ये आप देख सकते हैं कि आपका डिजायरेबल आउटपुट आपको मिल चुका है। आपका डिजायरेबल आउटपुट आपको मिल चुका है, ठीक है। चलिए, तो अपना जो शेड्यूल था, अब कल से पूरी प्रोग्रामिंग चलेगी। वैसे तो आज से मैं स्टार्ट करने का सोच रहा था, डेटा टाइप्स में वापस से लूंगा, ठीक है। अभी लाइट चली गई थी तो उसके कारण प्रॉब्लम थी। आज का आपको लेक्चर कैसा लगा? ठीक था? बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया लेक्चर? कमेंट्स में बता दीजिए। और कल से अपन डेटा टाइप्स, ऑपरेटर ऑपरेटर सब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये पूरा बेसिक है, इंटरव्यू लेवल का पूरा पढ़ा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए, लेक्चर कैसा था आपको बता दीजिए और एक एक करके लीव कर सकते हैं क्लास। समझ में आया कि नहीं? बाकी ये बता दीजिए कमेंट्स में, समझ में आया? इधर कितने लोग हैं? निखिल है, दंशिका है, सोनल है। सोनल कैसा था? कल से पूरी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है अपन को। सोनल, निखिल कैसे थे? बढ़िया। चलिए, तो कल से आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिएगा क्योंकि अभी जगह 30 जनों की जगह रहती है एक जूम में। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिएगा कि जितने ज़्यादा बच्चे देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, इसलिए ठीक है। चलिए ठीक है, आप लीव कर सकते हैं। कल से अपन डेटा टाइप्स बहुत डीप में पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स बहुत डीप में यानी कि आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे समझ, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय।